विश्वविद्यालय के अंदर इन चीज़ों के अंदर सुधार होना और ज़रूरी है। 15 दिन पहले इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था छात्रों को लेके कि आप समय पे रिजल्ट जारी करें और एक टाइम पीरियड बनाओ कि हम है ना रिजल्ट होने मतलब एग्जाम होने के 45 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर विद्यार्थियों को रिजल्ट देंगे। सिलेबस में कोई सुधार होने की संभावना है यहाँ पे? जैसे अध्यक्ष पद का होता है चुनाव, सचिव का, महासचिव का, इनका चुनाव, तो इनको सैलरी मिलती है या ये मतलब अपने कोटे से काम करते हैं? राजेंद्र गुड्डा जी वो तो काफ़ी आगे चर्चा में आप बोल रहे हैं कि मेरे पास सारा लेखा जोखा है, तो विद्यार्थी उनको क्यों नहीं पकड़ते? पेपर आउट किए हैं उनके उनके वो बोल रहे हैं कि पेपर आउट के हमारे पास सब सबूत है, किसने पेपर नाम बताइए ना, आपके पास प्रूफ है, प्रूफ दीजिए, मीडिया को दे दीजिए, आप सोशल मीडिया से अपने अकाउंट से डाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जैंगिड, टोकन टेबल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एमडीएस यूनिवर्सिटी के वर्तमान प्रेसिडेंट महिपाल गोदारा। तो महिपाल जी, जैसा कि आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, हमको ये बताइए कि आप छात्र राजनीति के अंदर आने की आपकी रुचि कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले मैं जब मेरा 2014 में बीए कंप्लीट हुआ था और मैं फिर जयपुर गया था, 2-3 साल वहाँ तैयारी की थी पढ़ाई की। वहाँ पे मैंने परिष्कार कोचिंग क्लासेस थी, वहाँ पे 6 महीने का फाउंडेशन कोर्स लिया था और फिर मेरा बीएड पीटीटी का मैंने एग्ज़ाम दिया था और मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय मिला था 2018 में। और फिर मैंने 2018 में यहाँ पे छात्र संघ चुनाव हुए थे, उनमें देखा था कि छात्रों के मुद्दे, यहाँ पे छात्र आते हैं, छात्र नेता आते हैं, चुनाव हो जाते हैं, फिर छात्रों की जो बात होती है वो वहाँ पुरजोर तरीके से मुद्दे उठा नहीं पा रहे थे वो। तो मैंने सोचा जब अपन यहाँ पे रह के स्टूडेंटों के बीच में स्टूडेंटों के जो काम है वो अपन धीरे धीरे सीखें, पहले उनकी हेल्प करें, छोटी स्तर से शुरुआत कर दी और मैंने जो ग्राउंड लेवल के स्टूडेंट थे उनका कार्य किया था। और फिर 2018 से लगातार मैंने प्रयास किया कि भाई अपने को पहले स्टूडेंट को हेल्प करनी है, तो जब स्टूडेंट अपनी युवा शक्ति बोलेगी तो अपन चुनाव लड़ेंगे। और फिर जब मैं 2020 में कि भाई 2020 में मैं चुनाव लड़ूंगा, तो 2020 में फरवरी माह में कोविड आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, कोविड में भी स्टूडेंटों के साथ खड़ा रहा। 20 से लेकर 21 में इलेक्शन नहीं हुए, 22 में इलेक्शन, फिर जाकर 22 में इलेक्शन हुआ, तब मैंने चुनाव लड़ा और मुझे युवा शक्ति ने भारी मतों से विजय बनाया था। मतलब कि आपका यूँ कहने का मतलब ये है कि जो आपको मोटिवेट किया छात्रों की समस्याओं ने, मतलब जो छात्रों से जुड़ी हुई समस्या थी, राजनीति का जो आपकी जो विचारधारा बनी, ये आपके फैमिली बैकग्राउंड से थी या यहाँ पे मेरे कॉलेज में आने के बाद? कोई भी राजनीति में नहीं है, मेरे मम्मी पापा किसान हैं, किसान परिवार से आता हूँ मैं, पूर्णतः किसान परिवार से, और मेरे दादा परदादा से लेकर सब किसान परिवार से आ रहे हैं। अभी भी मेरे तो परिवार पूरा किसान परिवार है, कोई सरकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, पूर्णतः किसान परिवार। मतलब राजनीति कॉलेज के अंदर आके शुरू करी? हाँ, कॉलेज 2018 से। तो कॉलेज के अंदर आने के बाद आपने राजनीति के लिए जैसे 2 टीमें बनी हुई है, एक एनएसयूआई की टीम बनी हुई है, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बनी हुई है, तो उस टाइम आपको चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्या कि एनएसयूआई में जाएं या एबीवीपी से लड़ें चुनाव? उस टाइम मैंने ये 2018 का इलेक्शन था तो उन्होंने भाग लिया था, वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीती थी। तो मेरी विचारधारा थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक वो संगठन है जो गैर राजनीतिक ऐसे है, गैर राजनीतिक के साथ साथ वो हर पूरे वर्ष कैंपस में कार्य करते हैं, उसके माध्यम से छात्र समस्याओं के साथ साथ वो राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात करते हैं। जैसे राष्ट्र में कहीं भी घटना होती है उसका विरोध करना, या पर्यावरण से संबंधित भी कोई काम होता है, पेड़ पौधे लगाना, स्कूलों में भी जाना, स्कूलों के जैसे बच्चों से क्या कॉपी पेन पेंसिल ऐसे वितरण करना, ये विद्यार्थी परिषद काम करता है, पूरी साल भर चलते हैं, उनकी टीम युवा काम करते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा अपन को विद्यार्थी परिषद में जाना चाहिए। मतलब अभी एबीवीपी का जो समाज से जुड़ाव है, जो आप बता रहे हैं कि उनको वो सामाजिक जो चेतना होती है, सामाजिक जागृति होती है, उनमें एबीवीपी रहती है, इसकी वजह से आपने एबीवीपी को चुना? मैंने एबीवीपी के जो कार्यशैली है, वहाँ के उनके विचार थे, उनके विचार राष्ट्र पुनर्निर्माण के, तो भाई युवाओं के उनका लोग स्लोगन होता था ज्ञानशील एकता, कि ज्ञान होगा, शील होगा, एकता होगी तब राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सकता है। तो उसको आधार देखा और वहाँ पे वो इस चीज़ के लिए वो पूरे वर्ष भर छात्र रहना, छात्र छात्राएं बहनें भी खूब सारी काम करती इसमें। तो मेरे को लगा कि मुझे विद्यार्थी परिषद में जाना चाहिए। तो एबीवीपी के अंदर तो आपने जैसे बताया कि 2018 के अंदर आप सक्रिय हुए थे, तो 2018 के अंदर तो आपसे जो सीनियर जो नेता थे उनका भी आपको सहयोग काफ़ी मिला होगा आपके चुनाव के टाइम में? नहीं, 2018 का बाद में 2022 में इलेक्शन हुआ, उस टाइम मेरी ऐसी परिस्थिति बनी थी कि
जो मैं जिनके साथ खड़ा था वो मेरे से दूरियां बनाई थी 2022 के लिए। तो जिनके साथ आप खड़े थे उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। और परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि एक बार तो ऐसा मेरे लग गया था कि अपन चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अपने साथ कोई नहीं है और मैं अकेला जाता था कैंपस में और उधर सब उधर खड़े रहते थे सामने। फिर भी मैंने ये सोचा कि अपन ने 4 साल मेहनत की, युवाओं को कोविड में अपन ने काम किया, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे उसी परिस्थिति में मैंने काम किया था। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि अपने को इलेक्शन होंगे तभी हेल्प करेंगे, निर्णय करेंगे, ऐसी अपने भावना नहीं की और उसी भावनाओं से काम किया कि अपने को स्टूडेंट की हेल्प करनी है, इलेक्शन होंगे तब लड़ेंगे, नहीं होंगे तो अपना कार्य कर रहे हैं, युवाओं की हेल्प कर रहे हैं। तो ये जी एमडीएस जैसे अपने राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर यूँ है कि चुनाव बहुत शांति तरीके से होते हैं। जैसे अगर अपन आरयू की बात करें या अपन जय नारायण व्यास जोधपुर वाले की बात करें तो उनमें क्या है कि जब चुनाव आते हैं छात्र संघ अध्यक्ष के तो माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी का बन जाता है। तो आपने यहाँ आके आपके उस टाइम पे ऐसा कोई माहौल था क्या? नहीं, इतना नहीं होता है यहाँ पे। क्या स्टूडेंटों की संख्या कम है एक तो। अच्छा, एमडीएस के अंदर संगठक कॉलेज नहीं इसकी, जीसीए जैसे जीसीए कॉलेज होगी, जीजीसी कॉलेज है, वो इसकी संगठक नहीं है। तो कम स्टूडेंटों के बीच में यहाँ पे 1000 से 1500 स्टूडेंट होते हैं। अच्छा। उनके बीच में इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ की जो स्टूडेंट है जी ऑल ओवर राजस्थान की सबसे ज़्यादा इसके अंडर में कॉलेज हैं। हाँ, एमडीएस लेकिन सबसे वो बड़ी कॉलेज समस्या है। स्टूडेंटों को यहाँ पे खूब आती है। बाहर से टोंक है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, नागौर, यहाँ के स्टूडेंटों की समस्या आती है। महाराणा प्रताप है, परीक्षा भवन, वहाँ पे आए दिन स्टूडेंटों की समस्याओं को लेकर हम लड़ाई लड़ते हैं। वहाँ पे काम भी किया हमने साल भर उनके बीच में रह के, तो उनके लिए हम खड़े थे और अभी भी खड़े हैं। स्टूडेंटों के लिए जैसे अभी तो क्या 25 तारीख को चुनाव होने वाले वापस, हाँ। तो आपका लगभग साल भर पूरा होने आया है। तो इस पूरे 1 साल के अंदर आपका जो कार्यकाल था अध्यक्ष का, इस कार्यकाल के अंदर आपके द्वारा कई धरने दिए गए, तो उनके अंदर आपने कोई जो नया कुछ परिवर्तन आपने क्या किया इस यूनिवर्सिटी के अंदर? मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बनने के बाद मैंने यही सोचा था कि भाई विद्यार्थियों ने मेरा साथ दिया है और पूरी एक तरफ सब हराने में लगे थे, फिर भी स्टूडेंटों ने मेरे पर विश्वास किया है। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं पूरे वर्ष भर स्टूडेंटों के बीच में रहूं, ये पहली मेरी प्राथमिकता थी। और अगर बीच में रहूंगा तो समस्याओं का समाधान होगा। तो बीच में रहने के बाद सर्वप्रथम मैंने वहाँ पे कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर 3 अधिकारी होते हैं, उनके थ्रू जो भी स्टूडेंटों को काम होते हैं वो होते हैं, कार्य किए जाते हैं। तो काफ़ी समय से 10 सालों से समस्या थी जो उन पर मैंने गौर किया, स्टूडेंट्स से समझा, स्टूडेंटों ने मेरा साथ दिया। फिर मैंने उनको अवगत कराया, कुलपति महोदय को सब अधिकारियों को अवगत करा दिया कि आप इसको पूर्णतः करो। फिर उन्होंने इस बात को टालते मटोलते करते नहीं हो रहा था। काफी प्रशासन कमजोर था, प्रशासन कमजोर, वो स्टूडेंटों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ अपने एसीओ के रूम में बैठे रहते थे। फिर मैंने नवंबर माह में भूख हड़ताल की थी, 3 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा रहा और उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा और विश्वविद्यालय प्रशासन ने द्वितीय स्वीकृति की थी। उसमें सबसे बड़ा काम, वो जो भूख हड़ताल हुई थी ना, वो भूख हड़ताल केवल एबीवीपी की तरफ से थी या सभी छात्रों की वजह से? ओनली मेरे, हम चारों पदाधिकारी थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, शिक्षक सचिव। अच्छा, आपका पैनल, आपका पूरा पैनल भूख हड़ताल पे थे और सभी युवा वहाँ के समर्थन में थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे साथ खड़ी थी और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। यानी कि ज्यादा समर्थन आपको उस भूख हड़ताल के अंदर एबीवीपी का मिला। तो ये ऐसा यहाँ पे मतलब जब चुनाव जीतने के बाद ऐसा भेदभाव वाला माहौल बनता है कि जैसे एनएसयूआई का अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया तो एबीवीपी के समर्थकों को उतना सहयोग नहीं करेगा? देखिए, हर वो तो होता ही है कि एनएसयूआई एबीवीपी अलग होती है, लेकिन हर मुद्दे पे यहाँ पे विद्यार्थी परिषद लगातार पूरे वर्ष तक काम किया और हम विद्यार्थी परिषद को मजबूत करने का काम किया, क्योंकि विद्यार्थी परिषद लगातार राष्ट्र पुनर्निर्माण और ज्ञानशील एकता की बात करती है। क्योंकि आज युवाओं का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा युवाओं का देश है, लेकिन जो धरातल पे शिक्षा हो रही है वो कमज़ोर शिक्षा है। अभी देखने को मिल रहा है काफ़ी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा का नाम कम है, कमज़ोर है, जो टेक्निकल रोजगार देने वाली शिक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आज देख रहे हैं दुर्घटना हो रही है, युवाओं के बलात्कार जैसी घटना हो रही है, क्योंकि जब शिक्षित देश नहीं होगा युवा तो ये घटना लगातार, शिक्षा कमजोर है अभी, शिक्षा कमजोर हो रही है ग्राउंड। स्टूडेंट, आपने बताया कि स्टूडेंटों के मुद्दे आपने काफ़ी उठाए, आपने अनशन भी किया 3 दिन तक। उसके अंदर एबीवीपी के कोई बड़े ऐसे नेता या कोई ऐसे बड़े स्टूडेंट लीडर का आपको कोई नाम याद हो कि उन्होंने भी आपका समर्थन किया था उस टाइम पे, एबीवीपी से ही हो? एबीवीपी के यहाँ के संगठन मंत्री थे उस टाइम, उन्होंने मेरा समर्थन किया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थे, उन्होंने भी मेरा समर्थन किया था।
मतलब विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे उन्होंने मेरा समर्थन किया। एबीवीपी का पूरा पैनल आपके पूरा साथ। साथ। विद्यार्थियों का लैब को लेके काफ़ी टाइम से मतलब प्रदर्शन रहा है कि उनके लैब की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, और हमने सुना कि आपके जब आपका टाइम आया, मतलब आपने जब प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली उसके बाद से आपने उस दिशा के अंदर काम किया। हाँ, तो इसमें उस टाइम भूख हड़ताल में ये मेरा मेन उद्देश्य था कि एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की संख्या कम है और एक लैब सामग्री। जो लैब यहाँ पर मैंने स्टूडेंटों को पूछा कि भाई आप लैब कब से नहीं आ रहा है, तो वो बता रहे हैं, कोई बता रहा है हमारे 8 साल से लैब सामग्री नहीं आ रही डिपार्टमेंटों के। वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी थी, उनसे भी पूछा तो उन्होंने बताया, तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि अपन को भूख हड़ताल करना चाहिए। मेरा ये प्रशासन नहीं सुनने वाला है। जब पूर्व भी छात्र संघ बने हैं, जब 8-8 साल से लैब सामग्री नहीं आई तो कैसे फिर अपना प्रशासन ऐसे ही करेगा, अपन को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने भूख हड़ताल की और पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी साइंस डिपार्टमेंट है उनका जेम पोर्टल पे हुआ और लैब की सामग्री उनके बीच में ही, वो लगभग 90 लाख के आसपास है। तो ये जो स्टूडेंट जो यूनियन का जो लीडर होता है, यानी कि जो आप अध्यक्ष पद पे जैसे आप बैठते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ। तो आपकी जिम्मेदारियां कौन सी बढ़ जाती है, नई बढ़ जाती है कि अब जब मैं प्रेसिडेंट बन गया तो स्टूडेंट के लिए ये मेरी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हो गई? सबसे पहले मेरे स्टूडेंट की ये होती है कि मेरे को स्टूडेंटों के बीच में रहना चाहिए। देखो, जहाँ स्टूडेंटों ने मेरे को वोट दिया है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे विश्वविद्यालय को छोड़ के मेरे क्षेत्र में जाके राजनीति करूँ। सबसे पहली प्राथमिकता मैंने यही सोची थी कि अपने को स्टूडेंट के बीच में रहना है, उनकी समस्याओं को जानना है और उनको सोल्व आउट करना है। और यहाँ पे जो बड़ी समस्या थी वो थी प्रोफेसर की संख्या। यहाँ पे ना मात्र प्रोफेसर हो गए थे और गेस्ट फैकल्टी के भरोसे थी, और हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार उसमें 20 पदों की स्वीकृति हो गई है और 2-4 महीने के अंदर वो वैकेंसी हो जाएगी और वहाँ पे 20 नए प्रोफेसर आ जाएंगे, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और यूनिवर्सिटी में 20 प्रोफेसर आने से काफ़ी सुधार हो जाएगा। ये एमडीएस यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी एक माहौल बना हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी सबसे लेट एग्ज़ाम करवाती है विद्यार्थियों के, जब जो फाइनल के हो या बीए के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो लेट करवाती है। तो इनसे क्या है कि स्टूडेंटों को बहुत ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल में है तो वहाँ पे अटके रहते हैं वो। तो इनको लेके भी आपने कभी प्रशासन से या कुलपति से बात करी? अभी हमने 15 दिन पहले ना बड़ा आंदोलन किया था छात्रों को लेके कि आप समय पे रिजल्ट जारी करें और एक टाइम पीरियड बनाओ कि हम है ना रिजल्ट होने मतलब एग्जाम होने के 45 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर विद्यार्थियों को रिजल्ट देंगे। ऐसा एक कानून बना दो ताकि विद्यार्थी संतुष्ट रहे कि भाई मेरा 40 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, वो अगली तैयारी कर सके। विश्वविद्यालय पर हमने फोकस भी किया और हम मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय के जितने कार्य है वो पेपरलेस हो, ऑनलाइन हो जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को यहाँ पे आना ना पड़े और उसमें सुधार हो, ज़्यादा वो कि उसका जमावड़ा ना हो। सही है। तो स्टूडेंटों को लेके एक दिक्कत और होती है कि उनके जो सिलेबस होता है वो सिलेबस काफ़ी बहुत बार लंबा हो जाता है बीए के अंदर, या फिर जो बीएससी उनकी तैयारी करते हैं उनके लिए, जिनकी वजह से क्या है कि वो मेन मुद्दा या जो मेन टॉपिक होता है वो पढ़ नहीं पाते हैं और फिर एग्ज़ाम की डेट अचानक आ जाती है। तो सिलेबस में कोई सुधार होने की संभावना है यहाँ पे? हाँ, इस बार हमने क्या कि जैसे नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई थी पूरे भारत में, लेकिन उसमें ये था यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार कि विश्वविद्यालय इसे जल्द से जल्द लागू करें। लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन ढीला रवैया है। यहाँ पर एक तो प्रोफेसर कम है तो इसके कारण से भी काम लेट होते हैं। फिर हमने आंदोलन भी किए इसके लिए कि यूजीसी के अनुसार नई शिक्षा नीति लागू हो। और इस बार जो यूजी के जितने भी है बीए बीएससी बीकॉम वो सेमेस्टर में होगा, 6 माह बाद एग्जाम होगा। और वो आज से 2 दिन पहले ही ऑफिशियल लेटर आ गया कि अब इस बार नहीं, और उसका सिलेबस आने वाला ही 5-7 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी के साइट पे सिलेबस आ जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों का अब बिल्कुल चेंज हो रहा है, चेंज हो गया। नहीं मतलब शिक्षा नीति यूनिवर्सिटी ने लागू कर दी, यानी कि अब हर एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा। तो ये अब विद्यार्थियों के लिए जरूर अच्छी खबर हो सकती है। ये विद्यार्थियों के लिए बढ़िया खबर है कि भाई अब आप है ना 6 महीने बाद एग्जाम दीजिए, इससे आप सिलेबस भी कवर होगा, आपकी ज्ञान बढ़ेगा और इससे आप अगर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो ये काम आएगी। और आगे जो वैकेंसी आती है जैसे RS IAS उसमें सेमेस्टर, क्योंकि ये कॉलेज की जो शिक्षा होती है उसमें सर्वाधिक ज्ञान, क्योंकि उसमें सिलेबस ज़्यादा होता है और अगर उसको पढ़ेगा तो विद्यार्थी आराम से नेट GRF क्लियर कर सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके IAS भी बन सकता है, RS भी बन सकता है। आपने 1 साल यहाँ के अध्यक्ष पद पे निकाला, आपको अभी भी क्या 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 ऐसी चीज़ें लगती है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर इन चीज़ों के अंदर सुधार होना और ज़रूरी है? सबसे बड़ी तो हमें ये लगती है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय बहुत बड़ा कैंपस है ये, तो इसमें एक तो संगठक बनाना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इसको सम्राट पृथ्वीराज चौहान
और सावित्री गर्ल्स कॉलेज, वो इसके संगठक बना दें ताकि यहाँ के जो फैकल्टी है वो एक हो जाए और सभी बच्चों को जिससे कि प्रोफेसर एमडीएस में पढ़ाई, सावित्री कॉलेज में पढ़ाई, तो इससे क्या है कि मिल के काम करे हो सारे जाए। तो इससे क्या है कि विश्वविद्यालय में जो भी है नहीं, जो रूसो पैसा देती है, यूजीसी फंड देती है, राज्य सरकार देती है, उससे डेवलप होगी और यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लैब भी बनेंगे, हर चीज़ में सुधार होगा। उससे क्या है कि आधुनिक शिक्षा की बात होगी, रोजगार की शिक्षा की बात होगी, वो हो सकती है अगर विश्वविद्यालय सरकारें इस तरफ ध्यान दें। तो ये जो जैसे अध्यक्ष पद का होता है चुनाव, सचिव का, महासचिव का, इनके चुनाव, तो इनको सैलरी मिलती है या ये मतलब अपने कोटे से काम करते हैं? नहीं, हमारे को मतलब छात्र संघ को कोई सैलरी नहीं मिलती। अच्छा, कोई सैलरी नहीं सैलरी मिलती। राजनीतिक कोई ऐसा सहयोग भी नहीं होता होगा या नहीं? ऐसे जैसे कहा जाता है ना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी इकाई है और एनएसयूआई कांग्रेस की छोटी इकाई है, तो भारतीय जनता पार्टी से कोई ऐसा सहयोग? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है। कहीं भी आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम पे, मंच पे बीजेपी के नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक हम तो क्या कि छात्र संघ है, तो हम संवैधानिक जीत का है, हम किसी को बुला सकते हैं, किसी भी पार्टी को, वो हमारा मतलब संवैधानिक रूप से है। ये नहीं वो एक भ्रम है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है। हमारी विचारधारा मिलती है, विचारधारा के साथ हमें, विचारधारा एक है, विचारधारा हमारी एक है। वो राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात करते हैं, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात करते हैं। तो अब जो छात्र संघ अध्यक्ष के जो चुनाव होने वाले हैं, तब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो अब आप आगे खुद को राजनीति के अंदर कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ, मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ। आज जो मैं अध्यक्ष से पहले धरातल पे जिस तरह काम करता था, वो अध्यक्ष बनने के बाद भी आज उसी तरह काम किया। स्टूडेंटों की समस्या पहले भी सॉल्व आउट करता था, ग्राउंड पे काम करता था, आज भी ग्राउंड पे करता। मैं आगे की राजनीति की अभी सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा ये है कि आज एक तरफ पूरे विश्व में ये है कि भारत की तरफ देख रहा है दुनिया कि भाई कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, युवाओं का देश है। तो आज हम युवा है, हम युवा जिस फील्ड में जा रहे हैं, आज मैं राजनीतिक है, अगर राजनीति को इस तरह देखा जाए तो राजनीति से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसमें आपको हर प्रकार की समस्याओं के लोग मिलेंगे। अगर ईमानदारी से काम करें तो राजनीति से बड़ी मैं कोई सेवा नहीं मानता हूँ। इसमें आप गरीब से ले लो, मजदूर से ले लो, हॉस्पिटल से ले लो, कहीं भी ले लो, अत्याचार से खिलाफ ले लो, हर फील्ड में इसमें आदमी सहयोग कर सकता है, काम कर सकता है, अगर ईमानदारी से करे। अगर ईमानदारी से काम करे तो ये सबसे बड़ी सेवा मैं राजनीति को मानता हूँ। तो मतलब इतना अनुमान हम लगा सकते हैं कि आप अगर राजनीति से जुड़े भी रहे तो आप सबसे पहले आपका जो एरिया है समाज सुधार का, वो आप ज़्यादा अपनाना का सोचेंगे? देख, मैं जैसे इस नागौर जिले की तहसील से आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वहाँ पे तो विधानसभा क्षेत्र ऐसी है, मेरा भी कोई ऐसा मैं कह दूँ मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, कैसे लड़ सकता हूँ? वहाँ तो विधानसभा ऐसी है। मेरा उद्देश्य है कि जहाँ भी जाऊँ मैं वहाँ पे, जैसे आज अजमेर में हूँ, यहाँ युवाओं की हेल्प करता हूँ, युवाओं को कोई समस्या होती है वहाँ खड़ा रहता हूँ, दुख में सुख में सब जगह खड़ा मिलता हूँ। तो मेरा उद्देश्य है जब मैं वहाँ जाना अपने क्षेत्र में जाऊँगा तो मेरा वही उद्देश्य रहेगा कि अपने युवाओं की जो भी समस्या है, और हमारी तरफ जैसे सबसे बड़ी समस्या आ रही है नशा, जिस तरह नशा बढ़ रहा है, कुकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, अमल, ये ऐसे फैल रहा है नागौर के अंदर। नागौर इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा प्रचलित भी है कि उधर क्या है कि बच्चे नशे की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं, और ये जो अभी माफियागिरी होती है उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें आप सुधार की कई कुछ देखते हैं? देखिए, इससे क्या होता है कि ये इस तरफ बढ़ना, मतलब आजकल धीरे धीरे ये पूरे राजस्थान में से देखने लग गया है कि नशे की प्रवृत्ति की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। दिखावा, ये सोशल मीडिया के माध्यम में देख रहे हैं, जो हथियार लेके दिखाना ऐसा, तो इसको अगर अगर ऐसे युवाओं को आगे निकलना पड़ेगा जो इनको रोक सकते हैं। अपने मेरे बीच में भी अगर कोई दोस्त ऐसा है तो उसे मैं रोकने की कोशिश करूँ, प्रयास करूँ कि भाई भैया ये गलत रास्ता है, और ये मैं हर समय कोशिश भी करता हूँ और आगे भी करूँगा। क्योंकि इससे क्या है कि एक माँ बाप, किसान परिवार, ये भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और है, तो इस देश में अगर युवा नशे की तरफ चले गए तो फिर इस देश को, किसान परिवारों की क्या हालत होगी। किसान अगर उनके मम्मी पापा ने कोई सपना देखा है कि मेरा बेटा आईएएस बने, आरएस बने, मेरा पटवारी बने, सरकारी नौकरी पे जाए उच्च स्तरीय, तो वहाँ पे तो फिर अगर नशे की प्रवृत्ति में चला गया तो वो वहाँ से वापस लौट के आना मुश्किल काम हो जाता, वो एक के साथ दो परिवारों को नुकसान पहुँचाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो युवा है अभी जो 10th स्कूली शिक्षा में, वहाँ पे ऐसे अभियान चले युवा मिलके कि नशे मुक्त हो, क्योंकि उनको बचाना जड़ से उनको बचाया जाए। जड़ से अगर युवाओं को बचा लिया तो ये भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, ये 100% करेगा। अगर 2040 तक
भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश बनेगा। अगर युवाओं को आगे लाया, युवाओं को गलत प्रवृत्ति नशाओं से बचाया तो 100% भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। कुछ टाइम से बीते कुछ सालों के अंदर युवा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि वो कोचिंग जाके तैयारी करते हैं 6 महीने साल भर, फिर उसके बाद जब वो पेपर देने जाते हैं तो उनके साथ ये होता है कि पेपर आउट हो जाता है, जिनके कारण क्या है कि बहुत से लोगों को, कुछ लोगों के फ़ायदे के चक्कर के अंदर क्या होता है कि एक बड़े वर्ग के स्टूडेंट को जो ईमानदारी से मेहनत करता है उनको नुकसान होता है। तो इन चीज़ों के अंदर सुधार के लिए क्या युवाओं को क्या करना चाहिए कि सरकार पे किस तरीके से दबाव डाले कि इन चीज़ों को वो बदले? देखिए, अभी हमने जैसे पिछले 3-4 साल में देखा है, हर वैकेंसी का पेपर आउट हो रहा है। रीट का पहले देखा पेपर आउट, हमने विरोध प्रदर्शन किया था, रीट कार्यालय का घेराव भी किया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पर घेराव किया था और उस पर उन्होंने एक पेपर को रद्द करके वापस करवाया था, सेकंड पेपर को। तो फिर हमने मांग की है कि राज्य सरकार के जो संस्था है एग्जाम की, राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ बोर्ड, तो इन पे ऐसे मतलब राजनीतिक रूप से आप जो अधिकारी बैठाते हो वो गलत है। इस पे IAS IPS को बैठाते हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए, प्रशासनिक नियुक्ति आप मत कीजिए। इस पे मतलब या तो आप स्वतंत्र बॉडी बना दो, स्वतंत्र बॉडी बनाओ, इन पे राजनीतिक रूप से कोई वो मत करो। सही है, इसको स्वतंत्र बॉडी की हमारी मांग है, क्योंकि अगर इस तरह युवाओं के साथ गलत हो रहा है, हर पेपर आउट हुआ है अभी देखा है, और वहाँ के लोग RPSC के मेंबर रिश्वत देते पकड़े हैं और उन पे अभी ED कार्रवाई कर रही है। हम तो मांग करते हैं कि इन जैसे जो भी 3-4 सालों में पेपर हुआ है उनकी CBI जांच हो और उसमें खुलासा हो कि सच्चाई कौन लोग है, जो इसका मतलब मास्टरमाइंड कौन है, मेन आदमी कौन है जो कहता है पेपर आउट करो। अब मेन सरगना मेन कौन है सही इसका, इसकी हमारी मांग है और इसकी CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है। इसमें युवा एग्जाम देता है, साल भर कोचिंग में जाता है, लाखों रुपए खर्च करता है, किसान परिवार से आता है, वो कर्ज लेके भी पढ़ाई करता है कि मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, किसान अपने बेटे की सोचता है और उसको जयपुर जोधपुर जैसी बड़ी बड़ी कोचिंगों में भेजता है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब वो एग्जाम में बैठता है तो पेपर आउट मिलता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, और जब पकड़े जाते हैं तो इसका वो उससे कोई उगल नहीं पा रहा है कि आपको पेपर आउट किसने करवाया, और कुछ पैसों में ये पेपर बिक जाते हैं और लाखों युवाओं के साथ धोखा होता है। नहीं मतलब आपको ये लगता है क्या कि इसके अंदर कोई राजनीतिक ऊपरी हाथ है, कि राजनीतिक सानिध्य के अंदर ये काम हो रहा हो? देखो, जब रीट का पेपर आउट हुआ था तो वहाँ के जो अध्यक्ष है बोर्ड माध्यमिक शिक्षा, उनने बोल दिया ये तो राजनीतिक संरक्षण से पेपर आउट किया। तो फिर भी आज वो रीट पेपर भी हो गया, वापस भी होगी, उनको नियुक्तियां भी दे दी, रीट की पूरी वैकेंसी होगी, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला कि मेन कौन आदमी, क्योंकि अब खुलासा, क्योंकि यही सरकारें हैं और यही इनके आदमी अधिकारी बैठे हैं, तो कौन खुलासा करेगा? इसके लिए युवा आंदोलन करें। जो ये सावित्री कॉलेज है या GCA कॉलेज हो, यूँ कहें कि MDS कॉलेज, MDS जो यूनिवर्सिटी है, इससे जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर गाँव से बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने आती है, जैसे स्टूडेंट फीमेल में हो, तो उनकी सुरक्षा को लेके बहुत सी बार घर वाले चिंतित रहते हैं, क्योंकि कई ऐसी वारदातें हुई है जिसके अंदर क्या है कि लड़कियों का रेप हो जाता है या फिर उनके साथ कोई एसिड अटैक हो जाता है। इन चीज़ों को लेके आपने कुछ सुधार करने की कोशिश की है? आप कुछ चाहते हैं कि इनके अंदर कुछ बदलाव हो ताकि वो बच्चियाँ, वो बहनें, वो बेटियाँ सुरक्षित हो सके उसके अंदर? हाँ देखो, जैसे सरकारें बात कर रही है बड़ी बड़ी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय गर्ल्स हॉस्टल है, उसकी फीस है साल की 65,000। तो एक किसान की बेटी है, वो अगर यहाँ शहरों की तरफ पढ़ने आए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने आए, तो वो किस प्रकार यहाँ 65,000 रुपये दें? फीस अलग, 65,000 रुपये दे। हमने काफ़ी बार मांग की, जब सरकारें 8 रुपये में खाना खिला सकती है, तो ये गर्ल्स हॉस्टलों में क्या, आप जो सारी गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, उनमें फ्री निःशुल्क खाना स्टार्ट करो ना। हाँ। आप फ्री उसमें रखो। तो अगर ये शिक्षा की तरफ नहीं दे रहे हैं, ये जहाँ पे दे रहे हैं जहाँ पे राजनीतिक फायदा हो, दिखावा ज़्यादा हो, अगर आप चाहते हो तो कैंपस में जाइए, हर कैंपस का। हम महिला सुरक्षा की बात करते हो तो छात्रावास के अंदर ये व्यवस्था क्यों नहीं करो? छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल होने चाहिए, महिला सुरक्षा गार्ड होना चाहिए। कहीं भी आप चल जाओ, आज इसी हम कुछ दिन पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए, वहाँ पे कैमरे नहीं चल रहे, वहाँ पे महिला सुरक्षा गार्ड नहीं, तो फिर आप जहाँ पे इतनी गर्ल्स पढ़ती है, 10 से 12,000 स्टूडेंट है, उनमें 50 मतलब 7 से 6,000 लगभग गर्ल्स है, फिर वहाँ महिला सुरक्षा गार्ड नहीं है एक, तो फिर आप कैसे महिला की सुरक्षा कर रहे हो? वहाँ मतलब आज कैंपसों में ये देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक विद्यार्थी डिग्री प्राप्त कर रहा है, जो टेक्निकल शिक्षा है, रोजगार वाली शिक्षा है, वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर कुर्सियों में बैठ रहते हैं, क्लासें लगती नहीं है।
तो इसका अब सरकारों को अगर इस पर विचार नहीं करेंगे तो आने वाले समय युवाओं के लिए घातक होगा, खतरनाक होगा। और इसी के कारण आज उस शिक्षा प्राप्त नहीं करने के कारण काफ़ी देखते हैं विद्यार्थी जिनके शिक्षा वंचित हो जाए, फिर वही जाके अपना या तो किसान है तो किसान का काम कर लेगा। इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर बेरोजगारी को रोकना है तो कॉलेजों में प्लेसमेंट आए, बड़ी बड़ी कंपनियां आए, विद्यार्थियों में जिनमें क्वालिटी है उनको ले जाए, वहाँ प्लेसमेंट के माध्यम से उनको रोजगार दें। लेकिन यहाँ पे कहीं भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्लेसमेंट सेंटर नहीं है। किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट सेंटर होना चाहिए, प्लेसमेंट सेंटर नहीं है तो कहाँ से आएगी। अब अगर कहीं विदेश की कंपनी आ गई प्लेसमेंट करना है तो वहाँ तो प्लेसमेंट के लिए कोई सेंटर नहीं है, कहाँ से, तो वहाँ पे प्रशासन बहुत कमजोर है। प्रशासन कमजोर है क्योंकि सरकार इन तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकारें सिर्फ जो काम कर रही है जहाँ पे वोट मिल जाए। तो सोचना चाहिए कि आज स्कूलों में जाइए, आप स्कूलों की स्थिति देखिए, वहाँ पे सुधार करने की कोशिश कीजिए। गर्ल्स हॉस्टल हैं उनमें सुधार कीजिए, बॉयज़ हॉस्टल में कीजिए। और कॉलेजों के जो संसाधन है वो नहीं है। आज मैंने विश्वविद्यालय में देखा है कि 10 साल से लैब सामग्री नहीं है। तो साइंस के स्टूडेंट, लैब रीढ़ की हड्डी होती है उनकी एजुकेशन। अगर साइंस का स्टूडेंट है, लैब के माध्यम से ही वो सब चीजें सीखता है। प्रैक्टिकल नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं सीखा। सही है। उनका 10 साल बाद लैब सामग्री आज लौटती है। तो इससे दुर्भाग्य की बात आप सोच लो, तो फिर तो कॉलेजों में तो लैब मिलेंगे ही, और भी ज्यादा दयनीय स्थिति हो सकती है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास तो फंड होता है खुद का। कॉलेजों में तो राज्य सरकार पैसे देती है। तो ऐसे वहाँ पे सोचने लैबों की समस्या है। और अगर सरकार इस तरफ ध्यान देना चाहती है, और एक मैंने डीएमएफटी के माध्यम से एक दिया भी था कि सेंट्रल लैब बने, मतलब ताकि अजमेर संभाग के जितने भी है विद्यार्थी, एक अजमेर में लैब बननी चाहिए, बड़ी लैब हो जाए। तो उसमें सारे जितने भी कॉलेज हैं वो आके वहाँ पे विद्यार्थी साइंस के स्टूडेंट लैब सामग्री से वहाँ पे टेस्टिंग कर सके और अपना प्रशिक्षण कर ले। लेकिन क्या हुआ, डीएमएफटी से पास हो गया, लेकिन राज्य सरकार ने उसको वित्तीय स्वीकृति नहीं दी। वो 16 करोड़ की लैब सामग्री का हमने प्रपोजल बना के डीएमएफटी में रखा, डीएमएफटी की मीटिंग में पास हो गया, लेकिन वो राज्य सरकार की वित्तीय स्वीकृति नहीं। लेकिन प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, उसकी स्वीकृति भी लाएंगे और वो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सेंट्रल लैब बनेगी। ये तो अगर जैसे आपने कह रहे हो कि सेंट्रल लैब अगर आ जाए तो यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। जो वो भटकते हैं वो उनके अंदर उनके काफ़ी सुधार हो जाएगा। लेकिन अब एक और ये कि स्टूडेंट पढ़ाई करे या वो धरना दे, क्योंकि स्कूलों कॉलेजों के अंदर क्या होता है कि क्लासेस चलती ही नहीं प्रॉपर। जिसी के अगर हम बात करें तो बहुत सी बार विद्यार्थी हड़ताल में बैठ जाते हैं कि हमारे क्लासे के अंदर क्लासेस चल नहीं रही है, प्रोफेसर आ नहीं रहे हैं। तो क्या उनकी वो जो वैकेंसी जो खाली पड़ी है उनकी पोस्टिंग कब तक हो जाएगी उधर? देखिए अभी क्या है कि ये सरकार जिस तरफ, जैसे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लैब टेक्नीशियन, अभी इनके ऊपर सरकारों को जितने पद खाली है कॉलेजों उस शिक्षा के उनको भरना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि रिटायरमेंट होते जा रहे हैं और पद कम हो रहे हैं। तो गेस्ट फैकल्टी, अभी विद्या संबल योजना लागू कर दी थी सरकार ने, तो विद्या संबल के माध्यम से नेट जीआरएफ के है उनको दे रहे थे, लेकिन बाद में उसको भी अभी बंद कर दिया है। और वो विश्वविद्यालय में लागू नहीं हो रही है, कुछ विश्वविद्यालय उनको लागू कर रहे हैं। अभी विश्वविद्यालय में हमने एक मांग उठाई थी कि यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी पढ़ाती है, जो प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के माध्यम में, उनको 500 रुपये पर घंटे का मिलता है और प्रति माह उनको 17 से 18 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिल सकता, 25 हज़ार से। लेकिन यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार पर क्लास की उनको 45 रुपये मिल रही है। लेकिन उनके नियमों के विरोधी से यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही है। हमारी मांग है कि उनसे हमने मांग रखी है कि आप है ना ज्ञान को गेस्ट फैकल्टी पढ़ाती है, उससे यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार सैलरी दो ना। अगर गेस्ट फैकल्टी को आप 500 रुपये देगा, नेट जीआरएफ वाला, नेट जीआरएफ जिनकी क्वालिफाई है वो क्यों आएगा यहाँ 500 रुपये पढ़ाने, वो तो और कहीं पढ़ाएगा ना। तो इसके कारण शिक्षा का स्तर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जो नियम बने हुए उन्हीं नियमों को अधिकारी, कुलपति हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, वही इनका पालन नहीं कर रहा है। तो फिर तो शिक्षा जीरो होगी, ये डाउन अर्थ होगा। विद्यार्थियों को काफ़ी नुकसान इससे झेलना पड़ रहा है जी। स्टूडेंट राजनीति की तो बात अपन ने काफ़ी कर ली जी, लेकिन अभी क्या है कि कुछ ही महीनों बाद राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। पिछले 5 साल का अगर लेखा जोखा देखिए तो विद्यार्थी जो वर्ग है, जो युवा वर्ग है, उनका रुझान इस बार किस तरफ है कि वो किस पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए आज 60% युवाओं का देश है और विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो अब युवाओं को सबसे पहले युवा किसको किसको मतदान करेंगे, वो तो एक निश्चित है कि विद्यार्थी इस बार उन्होंने ठान लिया कि भाई जो विधायक है जाके वहाँ पे पैरवी नहीं कर रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, उन पे कोई नहीं है। आज बलात्कार जैसी घटना हो रही है। पिछले 4-4.5 साल में जो कार्य हुए उनको हमने देखा है, और युवा निश्चित रूप से उन्हीं का ही सपोर्ट करेगा। जो सरकारों में गलत किया है उनका विरोध करेगी। और ये युवाओं की, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें मुद्दा था
पेपर आउट और बलात्कार। आज देख रहे हैं कि भाई कल ही शाहपुरा में है ना 12 साल की बच्ची का मतलब बलात्कार होकर उनको पट्टी में फेंक दिया। इतने दुर्भाग्य हो गया कि यहाँ पे गुंडा राज, जंगल राज, पहले जैसे कहते थे हम सुनते थे कि यूपी में ऐसा माहौल है, आज राजस्थान में वैसा माहौल बन गया। तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है? जो सरकार में बैठे वही लोग जिम्मेदार हैं। यानी कि जो अभी वर्तमान सरकार है उसके साथ युवा वर्ग कम जुड़ने के विचार में है। युवा देख रहे हैं, हम रैलियाँ कर रहे हैं, रैलियों में लोग अपने आप ही जा ही नहीं रहे, युवा तो वहाँ जा ही नहीं रहे, अपने आप ही ले जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं बसों से पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, कहीं से नरेगा वालों से ला रहे हैं। तो युवा उनके साथ तब जुड़ेगा जब युवाओं को संतुष्टि होगी। भाई पेपर हो रहे हैं, शिक्षा की बात है, सरकार शिक्षा के आज विधायक कोई स्कूलों में जाना चाहिए, उनको कॉलेजों में जाना चाहिए, क्या परिस्थिति है उनके लिए? विधानसभा में कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। विद्यार्थियों का पक्ष रखने वाला विधानसभा में कोई नेता नहीं है आपके हिसाब से, यूँ कह रहे हो? अगर विधानसभा में पक्ष रखने वाले होते तो ये रीट का पेपर आउट हुआ। अगर वहाँ पे आप एक तरफ 60 पर युवा 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 करते हो कि भारत विश्व में युवाओं का सबसे बड़ा देश है, नहीं तो अभी एक विधायक काफी चर्चित है, राजेंद्र गुड्डा जी, वो तो काफी आगे चर्चा में आप बोल रहे हैं कि मेरे पास सारा लेखा जोखा है, तो विद्यार्थी उनको क्यों नहीं पकड़ते फिर? देखो विद्यार्थी अगर उनके पास लेखा जोखा है तो वो ओपन तो करें, वो खुद बोलो ना कि इसमें ये है, ओपन कर दो ना। आप विधानसभा में ले जा रहे हो, चलो विधानसभा लाल डायरी जनता को बता दो, वो जनता को नहीं बता रहे, यानी वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो एक क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है, सब चाहते हैं कि मैं मेरे क्षेत्र में वापस मजबूत दिखूं कि भाई मैंने आपके लिए लड़ाई लड़ी। तो वहाँ अब लाल डायरी है तो लाल डायरी जनता को दिखा दो, वहाँ जनता को नहीं दिखा रहे हैं। और तो उनको मंत्री वही बात है, जब इन्होंने समर्थन किया था, सरकार गिर रही थी, वो यही विधायक आज आके वहाँ पे आ जाते हैं जिन पहले बसपा से किससे जीतते हैं हमें पता नहीं, इन पार्टियों का जीत के कांग्रेस में आ गए। आप अब जब ये ना लास्ट में सरकार चुनाव आने वाले हैं कि मेरे पास सब सबूत है, लाल डायरी है, तो आपको लाल डायरी दिखाने की जरूरत क्यों है? आप जनता के सामने ओपन कर दिया, आज सोशल मीडिया का जमाना, आप बता दीजिए लाल डायरी, इतना हंगामा करने का जनता अपने आप देख लेगी। तो यानी कि आप सच है तो आपके विचार में कि वो गुमराह करने के अंदर लगे हुए हैं। ड्रामा करने की जरूरत नहीं, अगर उनका है तो बताइए ना जनता को। जनता तो बैठी है, युवा है, आज युवाओं को अगर साथ हुआ है, पेपर आउट किए है, उनके वो बोल रहे हैं कि पेपर आउट गए, हमारे पास सब सबूत है, किसने पेपर आउट, नाम बताइए ना, आपके पास प्रूफ है, प्रूफ दीजिए, मीडिया को दे दीजिए, आप सोशल मीडिया से अपने अकाउंट से डाल दीजिए। वो तो नहीं कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक गुमराह करने के मतलब जो कार्य कर रहे हैं। अब राजनीति को मतलब लोग चुनावी टाइम है, रैलियाँ, अपने आप को पॉपुलर मीडिया में ज़्यादा दिखाना, ये चल रहा है अभी होता है। तो जो अपना जो अजमेर का ये एमडीएस का जो छात्र वर्ग है, ये इनको आप क्या करना चाहते हो कि आने वाले चुनाव में, या तो छात्र संघ के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उनके अंदर आपका क्या रहेगा मत? देखिए अगर यूनिवर्सिटी में लगभग पीजी कोर्स है, मैं वहाँ जितने भी युवा है आज राजस्थान के, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपन पढ़ाई, अपने घर वालों ने अपने इसलिए पढ़ाया कि अपन शिक्षित हो के अपन रोजगार मिले, सब मिले। आज अब जब मतदान करने चाहिए तो हमें जाति को भूलना चाहिए, जो आदमी है उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसके ऊपर कितने केस है, क्या है, वो उसका नेचर कि भाई उसका व्यवहार कैसा है। अगर उनका व्यवहार सही नहीं है, अपन उनको वोट दे रहे हैं कि भाई इसको वोट देना है। पार्टी को ऊपर उठ के, युवाओं को जाति से ऊपर उठ के ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो राष्ट्र हित के लिए काम करे, जनता के बीच में रहे। हर विधानसभा क्षेत्र का है, युवा है, हर नेता का चरित्र प्रमाण पत्र देख लो, चरित्र देखना चाहिए कि आप विधायक है, वो शिक्षित है नहीं। अगर आप वहाँ शिक्षित, मैंने काफी देखे विधानसभा में विधायक सो रहे हैं, तो फिर आप विधानसभा चल रही है, आप सो रहे हो, तो फिर कैसे काम होगा? वो खुद ही डील कर रहे हैं। मतलब अगर इतनी मैं तो कहूँ 50% युवाओं को आरक्षण दे दीजिए विधानसभा में। अगर विधानसभा को, अगर युवाओं को देश कह रहे हो तो फिर 50% विधानसभा में युवाओं को भेजिए। मैंने कहूँ भ्रष्टाचार भी कम होगा और एक्टिवता भी आएगी, और वो गांव-गांव घूमेंगे समस्या, क्योंकि वो पढ़ लिख के इन समस्याओं से निकल के अगर कोई युवा आता है तो वो उसको 100% वो काम करेगा युवा। तो एनएसए और एबीवीपी, इन दोनों की राजनीति की विचारधारा के अंदर आपको कितना का अंतर लगता है कि इन दोनों में ये डिफरेंस है? रात दिन का अंतर। आप कभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के बैनर पे कभी भी देख लेना, सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी और सरस्वती माता की तस्वीर मिलेगी। और एनएसए का आप देख लेना उठा के, जो भी हमारा रात दिन का अंतर है। हम गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा उद्देश्य है राष्ट्र पुनर्निर्माण। जो राष्ट्र हित की बात करेगा हम उनके साथ खड़े। एबीवीपी हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, राष्ट्र को सर्वोपरि मान के कार्य करती है। तो आज हमारे साथ थे महिपाल जी गोदारा। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि अब अगली बात आपको किसकी सुननी है। धन्यवाद।